अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। आज इतने दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। ये कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था और जिसमें एंटीबायोटिक्स भी कोई काम नहीं कर रही थी और इसने अपने टाइम से ही जाना था और स्लोली स्लोली ही असर हो रहा था। अभी तक हमें खांसी, ज़ुकाम और इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि जा ही नहीं रहे किसी भी मेडिसिन से। खैर मैं इस दौरान हॉस्पिटल में भी रही और मुझे उम्मीद थी कि हॉस्पिटल रहने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं और थोड़ी सी एनर्जी जो है वो आई है। तो मैंने फिर इतने दिनों के बाद व्लॉग बनाया फाइनली। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट में आज दिल कर रहा था मीठे अंडे खाने को। मीठे अंडे तो बहुत से लोग बनाते होंगे, हर किसी का अपना डिफरेंट वे होगा। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको वो बताऊँगी। बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं हमारी फैमिली में मीठे अंडे। और वैसे भी मुंह का जायका इतना कड़वा हुआ है कि दिल करता है कि मतलब बार बार कुछ कुछ ले मीठा या कुछ जिसमें कोई टेस्ट ऐसा हो कि मुंह का जो कड़वापन है वो जाए। तो यहाँ पर मैं 3 एग का बना रही हूँ मीठे अंडे, ठीक है। और इसमें मैंने 3 अंडे डालने हैं और मैं इसमें 6 चम्मच चीनी डालूँगी। ये वाला जो चम्मच है हम वही इस्तेमाल करते हैं। ये एक अंडे में 2 जाते हैं, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं डालूँगी 6। और ये छोटा सा चम्मच है, इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं है। और इसमें जो दूध है ना उसकी क्वांटिटी, कुछ लोग दूध कम डालते हैं। जैसे मैं शादी से पहले जब मीठे अंडे बनाती थी तो सिर्फ एक अंडे में 2 चम्मच दूध डाल देना, तो वो एक ऑमलेट टाइप बन जाता था। लेकिन शादी के बाद मेरे ससुराल में इस तरह के खाए जाते हैं तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। जैसे अंडों का हलवा होता है ना, आलमोस्ट वैसा ही बन जाता है। तो मैं इन अंडों को अच्छे से बीट करूँगी। अच्छा, इसमें मैंने दूध इसलिए नहीं डाला था कि ये बाउल छोटा था, तो इस वजह से मैंने सोचा डायरेक्ट फ्राइंग पैन में मैं डाल लूँगी। फ्राइंग पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसमें आपने 2-3 इलायचियाँ डाल लेनी है, क्योंकि इलायची डालने से ना अंडे का वो जो एक स्मेल होती है वो चले जाती है और मीठा अंडा बहुत मज़े का बनता है और हलवा टाइप ही बन जाता है। इसमें आप बादाम भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है अगर आपने बादाम डालने। मैं बादाम नहीं डालूँगी क्योंकि मैं एक रूटीन में ही बना रही हूँ। तो ऑयल में मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं, उसके बाद मैंने अंडा चीनी डाल के फ़ौरन ही इसमें दूध डाल देना है। और दूध मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब डाला है। इससे ये होता है कि जो मीठा अंडा है वो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन इसमें टाइम बड़ा चला जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कम कम ही बनाती हूँ। और अक्सर जब मीठे अंडे खाने होते हैं ना, मैं अपने हस्बैंड को ही कहती हूँ कि आप बना लें, क्योंकि इतना इसमें टाइम लगता है। इस सारे दूध को हमने बिल्कुल इसके अंदर हमने ड्राई कर लेना है, ठीक है। तो बस पकाते रहना है इसको, हल्की आंच में आपने पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि तेज़ आंच करने से ये जो एग है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ब्लैक इसको बिल्कुल नहीं करना, ये हल्की आंच पे पकेगा। इसका सारा जो दूध है वो ड्राई होगा और फिर ये बहुत मज़े का सॉफ्ट सा और हलवे की तरह ये एग बनेगा। तो बस मैं इसको अब बना लूँगी, इसके दूध को जो है बिल्कुल ड्राई कर लूँगी और आपने आंच जो है वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। प्रोसीजर जो है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन ये कि फ़ाइनली फिर बहुत मज़े का एग बनता है। तो बस मैं अब यहाँ पे ये कर लूँगी, साथ साथ मैंने चाय भी बना ली थी। और ब्रेड जो है इसके साथ हम खाते हैं सिंपल ब्रेड ठंडी वाली, ठीक है, जो आम रूम टेम्परेचर पे पड़ी होती है, इसके साथ वो बहुत अच्छी लगती है। अब आप देख सकते हो ऊपर बबल्स हैं अभी स्टिल, तो आपने इसके बबल्स ख़त्म हो जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए तब तक आपने इसको पकाना है, ठीक है। और बस स्लो फ्लेम पे इसको पकते रहने देना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें कुछ बबल्स हैं और दूध जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। ये इसकी कोई शक्ल बनेगी और जब इसके ऊपर थोड़ा ऑयल आ जाएगा और तब ये हल्का हल्का सा ना थोड़ा ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और अब बबल्स जो हैं वो अभी स्टिल हैं, ये बबल्स जाने चाहिए और इसके ऊपर जो ऑयल है, ऑयल आपको नज़र आना चाहिए, फिर ये पकेगा। ये इसकी निशानी है पकने की। अब ये देखें इसके बबल्स चले गए और अब इसका जो ऑयल है ना वो नज़र आना शुरू हो गया है। ऑयल मैंने वैसे कम ही डाला था, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। मैं समटाइम्स जब देसी घी अवेलेबल होता है फिर मैं देसी घी में बनाती हूँ। ये कि बच्चे खा लेते हैं तो फिर मुझे बड़ा तसल्ली होती है कि अच्छा चलो देसी घी का इंटेक हो गया। तो अब मैं इसको बस डिश आउट कर लूँगी। ये हमारा हलवा सॉरी हमारे एग्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार है। हलवे की तरह ही होता है ये तकरीबन।
क्योंकि मैं एक दफ़ा एक शादी में गई थी, वहाँ पे बने हुए थे ये एग का हलवा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद खैर जब मैं ससुराल में आई, इन्होंने ये लोग बनाते थे मीठा अंडा इसी तरीके से, तो जब मैंने खाया तो मुझे बिल्कुल वो याद आ गया शादी वाला। तो फिर अब हम लोग भी इसी तरह बनाते हैं। तो यहाँ पर नाश्ते की चीज़ें मैंने रख ली हैं, बच्चे भी उठ गए थे, मैं बच्चे हस्बैंड हम लोग सब नाश्ता करेंगे। उसके बाद मैं फिर अपने जो रूटीन के काम हैं वो शेयर करूँगी आपके साथ कि आज दिन में क्या एक्टिविटीज़ रहीं। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी अपने प्लांट्स की तरफ। इतने दिन हो गए थे, प्लांट्स इतने इग्नोर हो रहे थे, इनको बिल्कुल पानी नहीं दिया और इनकी कोई केयर नहीं की, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठ पाऊँ। बुखार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप चाहते हुए भी उठ नहीं पाते। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उठ के कुछ ना कुछ करती रहूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी। बॉडी इवन खाना पकाना इतना मुश्किल हो जाता था, और 2-3 दिन तो हमें मेड ने ही नाश्ता करवाया, और उसके बाद कुछ कभी हम बाज़ार से ऑर्डर कर लेते थे। और लेकिन बाज़ार में भी क्या ऑर्डर करें कि वहाँ से तो बीमारों वाली कोई चीज़ नहीं मिलती ना। सब चीज़ें जो भी मिलती हैं वो डॉक्टर ने मना की हुई थी, लेकिन फिर भी हम लोग बस किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ मंगवा लेते थे जो खा सकें, और जो मुंह का जो फ्लेवर ख़राब हुआ हुआ था वो भी ठीक हो जाए। और बस इस तरह के बहुत बुरे दिन गुजरे, क्योंकि मैं अपने घर में एक ही लेडी हूँ और मैं ही बीमार थी, तो घर तो बिल्कुल ही ख़राब हुआ हुआ था, और किचन का काम कोई भी नहीं हो रहा था, कुकिंग नहीं हो रही थी, रोटी पकाने को दिल नहीं करता था, हिम्मत ही नहीं थी करने की। तो लेकिन ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक तबीयत ठीक हो गई है, और अब रूटीन से जो काम है वो होते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर ही देखें ये प्लांट्स मेरे कितने पीले हो गए हैं, इनको ना पानी देने की वजह से। ख़ैर मैं अब इनका कुछ तो करना ही है, तो मुझे किसी ने एक दफ़ा एक टिप बताई थी कि आप ऐसे इसकी सोइल में ना थोड़ा सा सुराख कर दें, ऑक्सीजन फिर इस तक पहुँच जाए, प्लांट तक पहुँच जाते हैं तो जल्दी ग्रो करते हैं, और ये अच्छे रहते हैं। तो मैंने पानी इनको दे दिया, और थोड़ा थोड़ा मैंने इस स्पैचुला की मदद से इसके अंदर कहीं कहीं होल कर दिए, ताकि ऑक्सीजन और पानी इनके अंदर जा सके, और जो प्लांट्स हैं वो दोबारा थोड़ा ज़िंदा हो जाएं, क्योंकि काफ़ी हद तक इनके जो पत्ते हैं वो ख़राब हो गए हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है। मैंने इतने प्यार से इनको प्लांट किया था, लेकिन खैर अब ये शायद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। आप में से किसी को कोई रेमेडी आती है, या इस सिचुएशन के हिसाब से आप कुछ मुझे गाइड कर सकें तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। अंदर वाले प्लांट्स तो ठीक ही थे, इनके भी पत्ते ख़राब हुए थे, लेकिन ये फिर भी ठीक हैं, क्योंकि ये इंडोर प्लांट हैं। इनको अगर हम 2-4 दिन पानी ना भी देना तो ये ठीक रहते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी हद तक बेहतर थे बाहर वाले की निस्बत। तो लेकिन ये कि अब इनको भी रूटीन से पानी दूंगी तो मैं इंशाल्लाह ताला ये भी ठीक हो जाएंगे। तो बस प्लांट्स को मैंने पानी दिया, और इज़ा जो है वो मेरे साथ हर काम में मेरे साथ साथ होती हैं। जहाँ मैं जाती हूँ ये वहीं पे आ जाती हैं, और इनको कोई एक्टिविटी और नहीं चाहिए, इनको बस ये चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, बस उसको सुपरवाइज़ करना है इन्होंने। तो ये देखिए, ये वाले प्लांट के भी पत्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे लेकिन अब ये है कि अब रूटीन से इनको पानी देती रहूँगी, और फिर ये ठीक हो जाएंगे। मेरे अलावा घर में सारे ही बीमार थे, तो मैं किसी और को भी नहीं कह सकती थी कि प्लांट को पानी दे दे या कोई काम कर दें। हम लोग सब मिलजुल के ही जो भी हमारे बेसिक काम होते थे, लाइक बच्चों को देखना, बच्चों को मेडिकेशन करना, फिर खाना खिलाना, या कुछ इस तरह बाहर से अगर कुछ लेके आना है, तो हम लोगों ने थोड़े बहुत काम जो बेसिक जो हमारी डेली नीड थी ना, हमने वो डिवाइड किए हुए थे, और वो ही मुश्किल से हो रहे थे। बच्चों को मेडिसिन देना, और कपड़े भी मैंने इतने दिन नहीं धोए, और खाना भी कभी पकता था कभी नहीं पकता था। हालांकि काफ़ी चीज़ें हाफ डन भी मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं थी। तो बस इसी तरह सारा टाइम जो है वो गुजरा। अकेले रहना समटाइम्स काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेरी प्रेगनेंसीज भी इसी तरह गुजरी हैं। कभी मेरा दिल करता था कोई एक कप मुझे चाय बना दे, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं होता था जो मुझे एक कप चाय बना के दे दे। तो अकेले रहने से काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी हैं, और जॉइंट फैमिली में जब आप होते हैं ना, तो आपके पास कोई ना कोई होता है, कोई नंद होती है, कोई देवरानी जेठानी, जो आपको थोड़ी बहुत कभी हेल्प कर देती है। कभी आप बीमार हो तो आप किसी से एटलीस्ट दावे से, किसी से मान से कह सकते हैं कि आप हमें चाय बना दें, या हमारी तबीयत ख़राब है, कोई बच्चों को लुक आफ्टर कर लेता है। लेकिन जब हम लोग अकेले रहते हैं, मुझसे बहुत सी लड़कियां रिलेट करेंगी
जो आउट ऑफ कंट्री भी रहती हैं वो लोग भी, अब मुझे एहसास हुआ है कि आउट ऑफ कंट्री रहना कितना मुश्किल है। हम वैसे तो कहते हैं कि हर किसी का ख्वाब होता है कि बाहर जाके सेट हो जाएं ये वो, लेकिन बहुत मुश्किल है आउट ऑफ सिटी रहना। प्रेगनेंसीज़ आपकी वो पूरा टाइम बियर करना और अकेले हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जब से मैं अकेली रहती हूँ इस्लामाबाद, हम लोग जब से आए हैं, तो मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ है कि जो लोग अकेले रहते हैं बहुत उनके लिए मुश्किल है। हर चीज़ को उन्होंने खुद ही देखना होता है और आपके काम कभी भी डिवाइड नहीं होते, जबकि जॉइंट फैमिली में फिर आपके काम जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। खैर, बिस्तर मैंने बना लिया था, उसके बाद मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने, क्योंकि काफ़ी दिनों से डस्टिंग भी नहीं हुई। और मैं एस्टोनिश का यूज़ करती हूँ ग्लास क्लीनर। सबसे पहले मैं जितने भी मिरर हैं घर में वो ड्राई कपड़े से वो साफ़ कर लूँगी, और जो कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ वो माइक्रोफाइबर जो होते हैं स्पॉन्टेक्स के, ठीक है, किसी भी स्टोर से आपको मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे से डस्ट और पानी जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, और इससे पहले ये ड्राई था तो इसलिए मैं इससे सारे जो मिरर और इस तरह की चीज़ें हैं वो साफ़ कर लूँगी। बाद में इसी से मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो ये एक ही कपड़ा मैंने रखा हुआ है डस्टिंग के लिए और ग्लास के लिए। इसको यूज़ करके मैं प्रॉपर प्लेस पे रख देती हूँ, एंड दैट इज़ इट। तो इस रूम का जो है वो मैंने ग्लास जो मिरर है वो मैंने क्लीन कर लिया था। मैं बच्चों के रूम में आ गई थी, इनके मिरर को भी क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं फिर बाकी जो है डस्टिंग वो स्टार्ट कर दूँगी। टीवी की भी मैंने सोचा कि मैं डस्टिंग कर लूँ। अच्छा, टीवी पे आपने डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना, क्योंकि इससे ऐसे टीवी ख़राब हो सकता है। आपने जिस कपड़े से आपने साफ़ करना है ना, आपने उसके ऊपर हल्का सा स्प्रे करना है अपना जो भी ग्लास क्लीनर आप यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसको आपने टीवी को साफ़ करना है। डायरेक्ट कभी भी इसके ऊपर स्प्रे ना कीजिएगा, निशान भी पड़ सकते हैं और टीवी ख़राब होने का भी चांसेस हो सकते हैं। तो मैंने कपड़े पे ही स्प्रे करके तो उसको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया, और पीछे से और नीचे से अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया था। अब मैं आ गई थी रूम में बाकी की डस्टिंग करने। तो ये जो मेरी बास्केट है ये बड़ी कन्वीनियंट रहती है, इसमें मैंने बच्चों के सारे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। जब भी मैं इनको नहलाती हूँ, रेडी करती हूँ, तो अपने पास रख लेती हूँ। इसी में हर चीज़ होती है, इनके नेल कटर, इनके कॉटन बड्स, ऑयल, पाउडर, ये जो रैश क्रीम होती है, रैश पाउडर होता है, इस तरह की सारी चीज़ें इसी के अंदर पड़ी रहती हैं। तो काफ़ी मुझे आसानी हो जाती है। तो बस उसको ऑर्गेनाइज़ किया, ये जो मेरा टेबल है इसको साफ़ किया, और सब चीज़ों की डस्टिंग हो गई। इसके बाद मैं साइड टेबल्स की डस्टिंग करूँगी, और बस रूम में ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और ये है कि बेड की डस्टिंग करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, उसकी डस्टिंग मैं बहुत काहिल हो जाती हूँ। मैं बेड की डस्टिंग नहीं करती, और मेरा मानना ये है कि अब मैं किसी को भी अगर सजेशन दूँगी, तो कोई भी अपनी शादी के लिए अगर बेड बनवा रहा है, यहाँ वैसे अपने घर के यूज़ के लिए बेड बनवा रहे हैं आजकल के जो वेलवेट के चले हुए हैं, जिनका कोई फ्रेम नहीं होता, कोई उसमें नक्शो निगार नहीं होता, वही बनाएं। इस तरह के बेड कभी भी ना बनाएं, ये बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं, इनमें गंद फंस जाता है, और इसको डेली साफ़ नहीं किया जा सकता। एक रूटीन से आपको साफ़ करना पड़ता है, बड़ा टाइम निकाल के साफ़ करना पड़ता है। तो इस वजह से मेरी ये सजेशन है कि कभी इस तरह के बेड ना बनाएं। बच्चों के रूम का जो बेड है वो बहुत ईजी है साफ़ करना, वो उसमें हल्की सी डिज़ाइनिंग है, लेकिन ये वाला बेड जो है इसको तो साफ़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर, इस बेड के साथ हमारी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से हम इसको चेंज नहीं करते क्योंकि ये मेरी शादी एक है वक्त का है, तो इस वजह से इसको चेंज नहीं हम करते। बाकी ये है कि मैं कभी भी इसको चेंज करूँगी तो फिर लेकिन इसको भी रखूँगी घर में किसी गेस्ट रूम वगैरह के लिए। लेकिन इसको ये है कि अभी डिस्कार्ड करने का कोई सो फार प्लान नहीं है। अच्छा, उसके बाद बच्चों के रूम की डस्टिंग कर ली थी, और इनके टेबल वगैरह साफ़ कर लिए थे। आज अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद कर रही थी, और काफ़ी दिनों के बाद ही बॉडी में थोड़ी जान आई थी, तो सोचा कि सारे काम फिर कर लूँ, और अब रूटीन से सारे काम इंशाल्लाह ताला करना शुरू कर दूँ। आज डस्टिंग हो जाएगी, फिर 2-3 दिन ये है कि इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहेगी डस्टिंग की, क्योंकि विंडो सारी बंद हैं, सर्दियाँ हैं, तो ऐसा जितनी कोई डस्ट वगैरह नहीं आती।
अच्छा, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे इतनी वायर्स हैं, मुझे समझ नहीं आती मैं इन वायर्स का क्या करूँ। यहाँ पे प्ले स्टेशन पड़ा हुआ है, ये स्पीकर्स पड़े हुए हैं, टीवी है, नेट की डिवाइस है, इतना कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक्सटेंशन है कि मुझे समझ नहीं आती मैं इसका क्या करूँ। खैर मैंने इसको थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन कर लिया। एक्सटेंशन को भी मैंने थोड़ा डर डर के साफ़ किया क्योंकि टीवी ऑन था, बच्चे देख रहे थे, तो फिर मैंने उसको बंद नहीं किया और मैंने बस उसको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा साफ़ कर लिया। और ये सारी जगह भी मैं क्लीन कर लूँगी क्योंकि इसकी डस्टिंग तो काफ़ी इग्नोर हो जाती है अक्सर। बाकी इस एरिया में मैं आ गई थी, टेबल भी मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये कंसोल है, इसको भी मैंने अब अच्छे से इसकी डस्टिंग वगैरह कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर की सारी डस्टिंग हो गई थी। जो मेरी हेल्पर हैं, मेड हैं, वो आई थी, उन्होंने स्वीपिंग एंड मॉपिंग भी कर दी थी, तो घर नीट एंड क्लीन हो गया था। अब डस्टिंग के बाद जो है मैं खाना बनाऊँगी और साथ साथ मैं कपड़े वॉश करूँगी क्योंकि कपड़ों का अनबार लगा हुआ है। इतने दिनों से कपड़े वॉश नहीं हुए और बेडशीट्स भी 2-3 जमा हुई हैं, तो आज वो सारा काम होगा। तो यहाँ पर मैं कपड़े लेके आ रही थी। अच्छा, पार्ट्स में मैं इसलिए लेके आई थी, कोई कपड़े किधर पड़े हुए थे, कोई किधर पड़े हुए थे। सारे वॉशरूम्स में से मैंने टॉवल्स भी निकाले क्योंकि आज मैंने सोचा कि बीमारी से हम उठें तो बेडशीटें भी चेंज करें और टॉवल्स भी सारे चेंज करें ताकि नीट एंड क्लीन घर हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए और सारे कपड़े धुल भी जाएंगे। तो इस वजह से मैंने 2-3 टॉवल जमा हुए हुए थे, बेडशीट्स थी, आज अपने रूम की बेडशीट भी चेंज की। तो इस तरह सारे कपड़े बच्चों के भी चेंज करवाए। तो सारे कपड़े चेंज वगैरह करवाने के बाद इतने ज़्यादा जमा हो गए थे, अब इनको मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी। अच्छा, मुझसे एक दफ़ा किसी ने लॉन्ड्री के बारे में पूछा था कि मैं लॉन्ड्री पे भी व्लॉग बनाऊँ। हो सकता है कि बहुत से लोगों को आती हो और वो कहें कि ये क्या टॉपिक हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता चलता, कुछ बिगिनर्स भी होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ। अच्छा, लॉन्ड्री जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम वाइट कलर के कपड़े अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। वाइट कलर के कपड़ों के अंदर आप लाइट कलर जैसे पिंक हो गया, ग्रे हो गया भी वॉश कर सकते हैं। ये सारे मेरे कैजुअल कपड़े हैं क्योंकि हस्बैंड इतने दिन से ऑफिस नहीं गए, तो उनकी कोई ऑफिस वाली शर्ट्स नहीं है। अगर वो हों तो मैं उनकी वेस्ट, ऑफिस की शर्ट्स और टावल, स्पेशली जो वाइट वाले टावल होते हैं उनको इकट्ठा धोती हूँ। उसके बाद फिर हम अपने कलर कपड़े जो कैजुअल कपड़े होते हैं, मैं फिर उनकी लॉट बनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अब आज तो हैं सब कैजुअल कपड़े, तो यहाँ पर मैंने वाइट एंड ग्रे कलर काफ़ी हम लोग पहनते हैं और लाइट होता है और वो निकलता भी नहीं है, तो इस वजह से वो वाइट कपड़ों के अंदर ही मैंने मिक्स कर दिया है। और एक मैं लोड बनाती हूँ हमेशा ब्लू कलर के कपड़ों की और ब्लू एंड ब्लैक मिक्स करके धोती हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर आप ब्लैक कपड़े होते हैं तो उसमें धागे धागे से, रेशे रेशे से कोई नज़र आ रहे होते हैं, वो क्योंकि कलर कपड़ों में से उसमें चिपक जाते हैं और ब्लैक कलर के ऊपर ज़्यादा चीज़ें प्रोमिनेंट होती है। तो इस वजह से मैं ब्लैक कपड़े जितने भी होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं, मेरे हो गए, हस्बैंड के हो गए, बच्चों के भी कुछ ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं, तो सबको इकट्ठा जमा कर लेती हूँ और फिर मैं ब्लैक कपड़ों का एक अलग लोड बनाती हूँ और बाकी कलर कपड़ों का एक अलग लोड बनता है, ठीक है। ये 3 सेक्शन हो गए, वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड, ठीक है। उसके बाद जो बेडशीट्स होती हैं वो मैं हमेशा अलग धोती हूँ, ठीक है। 2 बेडशीट्स इकट्ठी कर ली, साथ में कोई टॉवल वगैरह ऐड कर दिया, तो इस तरह टॉवल एंड बेडशीट्स के लिए मैं अलग मशीन लगाती हूँ। जब मेरे पास मैनुअल मशीन भी थी तब भी मैं पानी चेंज करती थी, लेकिन उसमें ऐसे करती थी, पहले वाइट कपड़े धोती थी, उसके बाद फिर कलर्ड एंड ब्लैक, ठीक है। यहाँ समटाइम ब्लैक कपड़ों के लिए अलग पानी डालती थी और बेडशीट्स के लिए हमेशा मैं अलग पानी डालती थी। तो लेकिन अब ये ऑटोमेटिक मशीन है तो इसमें तो एक एक करके ही लोड धुलता है, तो उसमें फिर आप उस हिसाब से कपड़े डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिए हैं लोड्स। अच्छा, कपड़ों की अगर लाइफ़ आपने ज़्यादा करनी है तो सबसे पहले आपने अच्छा, बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो मैं हमेशा सीधे करके धोती हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी कोनियाँ गंदी की होती हैं, आगे से स्लीव्स गंदे किए होते हैं, कोई ना कोई दाग लगाए होते हैं, तो बच्चों के हमेशा जब भी कपड़े धोएं सीधे करके धोएं ताकि वो अच्छे से निखरें। और जो आपके कपड़े हैं, हमारे हो गए, हस्बैंड के हो गए, वो मैं हमेशा उल्टे करके धोती हूँ। इससे ये होता है कि कपड़ों के कलर नहीं ख़राब होते। पैंट्स जितनी भी होती हैं उनको हमेशा उल्टा करके धोएं, अच्छे से धुलेंगी और उनके कलर नहीं ख़राब होंगे। और जब भी पैंट्स को आप उल्टा कर रहे हो मशीन में डालने से पहले उनके बटन ज़रूर बंद करने हैं। देखिए मैं यहाँ पर बटन बंद कर रही हूँ क्योंकि आपको अक्सर शोर सुनाई देता होगा कि मशीन में
बटन घूम रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो अगर आप बटन को बंद कर दें तो बटन टूटेंगे भी नहीं, और ये है कि बटन जो है वो इतना शोर भी नहीं करेंगे। ज़्यादा मेजर जो है पॉइंट उसका ये है कि बटन आपके टूटेंगे नहीं। आपने हमेशा हर पैंट्स के बटन अपने बंद कर देने हैं। इस तरह ये है कि बटन टूटेंगे भी नहीं, शोर भी नहीं होगा, और आपके कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। और सॉक्स को, लेगिंग्स को भी हमेशा मैं सीधा करके धोती हूँ, ताकि सॉक्स, क्योंकि मैली होती हैं, बच्चे नंगे पाँव फिरते हैं सॉक्स के साथ, तो मैं हमेशा सॉक्स को सीधा करके धोती हूँ ताकि अच्छे से सॉक्स साफ़ हो जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, और ये सीखने वाली होती हैं। और अगर आपको कोई रेमेडी पता है तो मुझे भी बताएं, ताकि कपड़े जो मैं भी मज़ीद इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो इस तरह मैं सेक्शन बनाती हूँ, और ये जो तरीके हैं ये सब मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखे हैं। अच्छा जी, तो ये हैं जी वाइट एंड ग्रे कलर के कपड़े, ये उनका लोट है। उसके बाद यहाँ पर बस कैजुअल कपड़े थे सारे, कोई भी फॉर्मल नहीं था, और वेस्ट हैं, कुछ शर्ट्स हैं, बच्चों के कुछ कपड़े हैं, मिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड के और भाई के कलर जो पजामाज और स्वेट शर्ट्स हैं वो हैं। ये जी ब्लैक और ब्लू कलर के कपड़ों का लॉट है। ये जो मेरे बच्चों के जो पिंक और मल्टी कलर के कपड़े थे वो हैं। ये सॉक्स एंड अंडरवेयर्स हैं, इनको मैं अलग धोंगी। और ये जी बेडशीट्स और टॉवल है। ठीक है, तो ये लॉट्स मेरे बन गए, मैंने इसी तरह इनको डालते जाना है और धोते जाना है। और कपड़े आपके निखरें कैसे, अच्छे कैसे धुलें, उसके लिए ये टिप है कि जब भी मशीन में आप पानी डालें तो कम से कम उतना पानी डालें कि कपड़े अच्छे से डूब जाएं। ठीक है, अगर आप कम पानी डालेंगे ना तो कपड़े अच्छे से, उनको जगह नहीं मिलेगी अच्छे से उनको घूमने की और उनको साफ़ होने की। तो मशीन में जब भी पानी डालें, हाथ से भी जब भी धोएं, तो पानी अच्छी क्वांटिटी में आपका होना चाहिए, ताकि आपके कपड़े जो है अच्छे से, उनमें से सरफ, उनमें से गंदगी निकले। ठीक है, उसके बाद जब आपने सरफ डालना है तो सरफ कोशिश करें ज़्यादा डाला करें। अगर आप कम सरफ डालते हैं, कपड़े अच्छे से धुलते नहीं हैं, निखरते नहीं हैं, और दूसरा ये कि उनके कलर वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, और आपको कंप्लेन रहती है कि जी कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं हुए। तो मैं हमेशा सरफ ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन मैं हमेशा सस्ता सरफ यूज़ करती हूँ। मैंने कभी भी महंगा सरफ यूज़ नहीं किया। बस हस्बैंड के ऑफिस के कपड़ों के लिए मैं करती हूँ, लेकिन वो भी एक्सप्रेस, क्योंकि वो क्वाइट एरियल और जो सर्फ एक्सेल है उसकी निस्बत थोड़ा कम महंगा है, लेकिन उसकी धुलाई बहुत अच्छी है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये देखें पानी मैंने डाल लिया है। मैंने आपको एक दफ़ा दिखाने के लिए इसको बंद किया था कि मैं आपको दिखा दूँ कि कपड़े इस तरह भीगे होने चाहिए ताकि अच्छे से धुले। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल ऊपर ऊपर तक आया हुआ है, और कपड़े जो हैं वो अच्छे से इसमें डूबे हुए हैं, तो तभी आपके कपड़े जो हैं वो साफ़ होंगे। ये देखें, खुला सा पानी है, ताकि कपड़े जो है अच्छे से घूम सके और धुल सके। अगर थोड़ा पानी होगा तो कपड़े कभी अच्छे साफ़ नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं आपको सरफ़ की बात बता रही थी। तो अपने कपड़ों के लिए, बच्चों के कपड़ों के लिए, क्योंकि रोज़ धुलने होते हैं और बहुत बार धुलने होते हैं, डेली धुलने होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने कुछ देर पहले मैं बोनस यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं सनलाइट यूज़ करती हूँ। उसकी खुशबू बड़ी अच्छी है और उससे कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं। तो इसमें मुझे कोई शर्म नहीं फ़ील हो रही बताते हुए कि मैं सस्ता वाला सरफ़ यूज़ करती हूँ, लेकिन ये कि क्वांटिटी अच्छी रखती हूँ ताकि कपड़े जो है अच्छे से निखर जाए। तो ये है टिप कपड़े धोने के लिए और लॉन्ड्री के लिए। आई होप कि आपकी जितनी भी बातें हैं, कुछ सजेशंस होंगी इसमें, और कुछ बातें जो आपको नहीं पता होंगी शायद इससे पता चल गई हूँ। तो ये सारी बातें थी। और सॉक्स को, अंडरवेयर्स को हमेशा अलग धोया करें, थोड़ा सा पानी बेशक डाल के, अलग से सर्फ डाल के धो लिया करें, क्योंकि वो बहुत गंदी होती हैं, तो वो बाकी कपड़ों में मिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोने के लिए रख दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने ये कुछ कोफ्ते पड़े हुए थे। हस्बैंड ये जब हम बीमार ही थे, बीच में एक दफ़ा कीमा लेके आए थे, तो मैंने तब कोफ्ते बना लिए थे। थोड़े से बच के थे तो मैंने फ्रीज़ करके रख दिए। तो आज मैंने सोचा कि कोफ्ते बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी काम किया और इतना ज़्यादा फिर कपड़े भी धोने हैं, डस्टिंग वगैरह भी की, तो अभी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो ये ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, एक टमाटर मैंने पानी में डालकर इसको अच्छे से गला लेना है। उसके बाद इस सब को थोड़ा सा ठंडा करके ब्लेंडर में मैं ब्लेंड कर दूँगी। ठीक है, तो आपका कोफ्ते की ग्रेवी बन जाएगी। मसाले जो हैं वो जब मैं डालूँगी मैं आपको बता दूँगी।
और कोफ्तों के अंदर हमने क्या डाला था, ये कोफ्ते जो फ्रोज़न है मेरे पास, ये आपने कोई भी ले लेना है, मटन, बीफ या चिकन, ठीक है। उसमें आप क्वांटिटी के हिसाब से एक छोटी सी प्याज डालेंगे, थोड़ा सा आप अदरक, थोड़े से लहसुन और हरी मिर्चें 4-5 डाल के, इतना सा आपने अदरक लेना है और इतना सा ही प्याज लेना है। तो आपने चॉपर में अच्छे से चॉप कर देना है इन सब चीज़ों को। उसके बाद आपने इसमें चिकन डाल लेना है या जो भी मीट आपने डालना है, आपने अच्छे से उसको चॉप कर देना है। फिर आपने इसमें डालना है एक अंडा, ताकि बाइंडिंग एक आपको एजेंट मिल जाए। और इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है वो भुने हुए चने का पाउडर होता है, ठीक है। भुने हुए चने आपने, अगर आधा किलो आपके पास है कोई भी गोश्त, तो आपने आधी प्याली भुने हुए चने का पाउडर कर लेना है, वो इसके अंदर डालना है। नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब चीज़ें डाल के आपने उसके बॉल्स बना लेने और फ्राई कर लेने। फ्राई लाजमी कर लिया करें, डी शेप नहीं होते आपके कोफ्ते। तो एक तरफ मैंने कोफ्तों का मसाला रख दिया था, दूसरी तरफ मैं बच्चों के लिए बना रही थी पास्ता, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे पास्ता नहीं बनाया था और मुझे था कि बच्चे चलो खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले प्याज को सौते किया है ऑयल में, उसके बाद मैंने चिकन डाल लिया है। चिकन में मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के लहसुन थोड़ा सा डालूँगी, 2 जवे बस मैंने इसी तरह फ्रेशली ग्रेट करने होते हैं। अदरक लहसुन मैं इसी तरह यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो बस इसको मिक्स करूँगी, थोड़ी देर दम के लिए रख दूँगी, और चिकन जब गल जाएगी तो इसमें बाकी चीज़ें डाल दूँगी। एक तरफ मैंने पास्ता जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया है, घर में ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों के लिए बना दूँ, बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो बस दूसरी तरफ ये बन रहा है, और कोफ्तों का मसाला जो है वो हमारा तैयार हो रहा है। उतनी देर में वो भी तैयार हो जाएगा और कपड़े भी धुलते रहेंगे। चिकन में मैंने प्याज में पहले सौते किया प्याज को, और उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, और अब पानी डाल के थोड़ा सा नमक भी मैंने इसमें डाला है, और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। उसके बाद बीच में मैं इसमें जब हाफ़ चिकन हो जाएगा तो मैं आलू भी डाल देती होती हूँ, ताकि आलू भी फ़ौरन से बनना शुरू हो जाए। और ये जो हमारा ग्रेवी थी वो तैयार हो गई, मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। मैंने इसमें डाला 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच इसमें मिर्चें, हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी, कुटा हुआ धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी, और साथ में गरम मसाला भी इसी पॉइंट पे डाल दूँगी, क्योंकि गरम मसाला जब हम एंड पे डालते हैं उसका इतना फ्लेवर अच्छा नहीं बनता जितना ड्यूरिंग कुकिंग हम डालें तो फिर ज़्यादा अच्छा बनता है। इसको मिक्स करूँगी, और इसका पानी जब ड्राई होगा, इसका पानी, क्योंकि इसमें अभी पानी है, पानी जब ड्राई हो जाएगा तो उसको फिर हम ऑयल डालकर अच्छी से भून लेंगे, और उसमें कोफ्ते डाल लेंगे। दूसरी तरफ आलू जो है और चिकन जो है वो मेरी गल गई थी, तो अब मैं इसमें डालूँगी वेजिटेबल्स। ये वो वेजिटेबल्स हैं जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बंद गोभी लेके आते हैं तो वो ज़ाया ही होती है, तो बेहतर ये है उसको अच्छे से आप चॉप कर लें, काट के, या किसी भी तरीके से उसको आप इस तरह सील बैग में डाल दिया करें, ताकि आपको जब भी कभी चाहिए वो दोबारा आप फ्रीज़र से निकालें और वो बिल्कुल फ्रेश ही रहती है। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च और ये गाजर जो है घर में फ्रीज़ की हुई थी काट कर अच्छे से, तो वो मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी रेड सॉस, जो हॉट सॉस होती है, और 2 कैप्स, ठीक है। मैंने इसी कैप का हिसाब रखा होता है। सोया सॉस और विनेगर मैं इसी तरह डालती हूँ, 2-2 कैप्स, ठीक है। तो वो आपने डाल देने। आज मैं जो है मैंने विनेगर और सोया सॉस ज़्यादा डाला है, 3-3 कैप्स डाला है, क्योंकि आज मैं थोड़ा वाटरी टाइप बनाना चाह रही हूँ, थोड़ा सूपी सूपी टाइप पास्ता बनाना चाह रही हूँ, और इसमें मैं केचप भी डालूँगी। तो ये है कि ये बड़ा सूपी सूपी टाइप बनेगा, बड़ा मज़े का लगता है ऐसा ना। बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेंगे। तो बस इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे, नमक जो है वो मैंने पहले ऐड कर दिया था, और अब मैं इसमें केचप डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद दम पे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी कि इसके जो मैंने फ्रोज़न आइटम्स डाली थी उनका जो पानी है थोड़ा अच्छे से इसमें जज़ब हो जाए, और उसके बाद फिर आपका जो पास्ता है वो रेडी हो जाएगा। तो जो उतनी देर में हमारा जो पानी था कोफ्तों के मसाले का वो ड्राई हो गया था, तो अब मैंने इसमें ऑयल डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी,
और फिर थोड़ी देर बाद कोफ्ते डाल के उनको भी थोड़ा भूनूंगी और फिर एक गिलास पानी डाल दूँगी क्योंकि कोफ्ते बिल्कुल कम हैं, 6-7 कोफ्ते थे। तो ये हमारे हम लोग रात में डिनर में खा लेंगे। दोपहर में हमने पास्ता खा लिया था। तो बस अब इनको मैं अच्छे से भून के इसमें पानी डालूँगी और उसके बाद मैं जब सर्व करने लगूँगी तब इसमें अंडे बॉयल करके डाल दूँगी। तो ये है कि हमारा एक टाइम का बड़ा अच्छा एक मील तैयार हो जाएगा। और लंच में तो हम लोगों ने सब ने ही पास्ता खा लिया था और उसके बाद कोई गुंजाइश थी बची थी कि रोटी भी खाए। और हस्बैंड जो है वो शाम में जल्दी आ गए थे, तो इस वजह से फिर हमने डायरेक्ट खाना ही खाया रात का इकट्ठे सब ने मिल के। तो अब मैंने इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है और बस अब इसको हल्की आंच पे रख दूँगी यहाँ तक कि पानी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल वगैरह जो ऊपर आ जाए और बस आपके कोफ्ते जो तैयार हैं। पास्ता जो है वो भी हमारा रेडी हो गया है। मैंने इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया है और ये देखें जूसी जूसी सा बना है, बड़ा मज़े का। आप चाहें तो इसको ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जूसी जूसी ज़्यादा अच्छा लगता है। और कोफ्ते भी हमारे तैयार हैं। अब मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी और खाना खिलाने के बाद हम अपने जो कपड़े हैं धोए थे वो बाहर फैलाने के लिए डालेंगे। तो बस मैं बच्चों को खाना खिला दूँ। ज़ैना फ़ातिमा एक प्लेट में खा लेंगी और मैंने और रिज़ा ने एक प्लेट में खा लिया था और ये था जी हमारा लंच। उसके बाद लंच करने के बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में। कपड़े जो हैं वो हमारा एक लोड जो है वो धुल गया था। अच्छा, मशीन जो है थोड़ी स्लो हुई हुई है क्योंकि इसका जो पानी जहाँ से आता है ना वहाँ पर कुछ जो ग्रीन ग्रीन से कलर की काई होती है ना वो जमी हुई है। तो वो मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, वो साफ़ अक्सर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी का इसी तरह पता नहीं क्यों इस तरह हो जाता है। खैर वो तो ऑफ़िस गए हुए थे तो इस वजह से मैं उनको कह नहीं सकती थी, तो मैंने फिर सोचा कि बस ठीक है स्लोली स्लोली ये धुलते रहें। खैर है तो कपड़े फैलाने के लिए मैं आ गई थी बाहर। बाहर ये स्टैंड काफ़ी गंदा हो रहा था क्योंकि जब मैं कपड़े डालती हूँ तो मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो काफ़ी दिनों से तो कपड़े धुले नहीं थे और डस्ट भी काफ़ी बाहर होती है, तो इस वजह से पहले मैंने इसको साफ़ कर लिया, वायर साफ़ कर ली, थोड़ी ग्रिल भी साफ़ कर ली ताकि कपड़े जो हैं वो ख़राब ना हों, गंदे ना हों। तो बस ये करके तो मैं अब कपड़े जितने भी हैं वो फैलाना शुरू करूँगी। आप भी इस तरह कर लिया करें, अच्छा रहता है कि अगर वायर्स वगैरह को एक दफ़ा डस्टिंग कर ली जाए तो फिर कपड़े डालने से पहले तो ये है कि आपके कपड़ों पे निशान नहीं पड़ते, क्योंकि सारे वाइट वाइट ऑलमोस्ट कपड़े थे तो अगर इन पे निशान पड़ जाते तो बहुत बुरे लगते। अगर कलर कपड़े भी हों फिर भी निशान नहीं पड़ने चाहिए, तो इतनी सी केयर तो आपको करनी चाहिए। तो बस अब मैं ये कपड़े सारे आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी। अभी एक लोड धुला है, कपड़े डालने से पहले दूसरा लोड मैं मशीन में डाल आई थी, सरफ़ भी डाल आई थी। अब वो अपना काम कर देगी और मैं यहाँ पर कपड़े फैला के तो फिर अपने बाकी जो भी काम होंगे रूटीन के वो करती रहूँगी। कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में थोड़ा लेटने के लिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, खाना वगैरह भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई और हस्बैंड की कॉल आ गई, उन्होंने बताया कि आज वो शाम में जल्दी आ जाएंगे। तो बस फिर हम लोगों ने मैंने उनके आने से पहले खाना जो है वो फिर लगाना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने रात में खाना खाया और उसके बाद फिर लेट गए, बातें शातें करते रहे और बच्चों के साथ खेलते रहे। तो ये सारा था आज का व्लॉग। किचन जो है वो मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था खाना खाने के फ़ौरन बाद ही। मैंने सोचा कि बर्तन जमा ना हो, तो रात के बर्तन जो हैं वो सारे मैं धो के सोई थी। जिसमें खाना बनाया था वो सब बर्तन भी धो लिए थे और ये नैपकिन्स मैंने रखे हैं। बस जो अवन है वो मैं सुबह साफ़ करूँगी। नैपकिन जो हैं ये मैंने भिगो के रख दिए, रात को सोने से पहले या तो धो लूँगी या सुबह उठ के सबसे पहले ये धो लूँगी। तो नैपकिन्स भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे मेरे। और उसके बाद बर्तन जो हैं सारे मैंने धो लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। आप लोगों ने मुझे मिस किया, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए कि मैं वापस आ जाऊँ तो वापस तो आना था, बस तबीयत ठीक होने का वेट था। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, सर्दी से बचाइएगा और ये जो वायरल फैला हुआ है इन्फेक्शन उससे भी बच के रहिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।